दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संविधान में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ परीक्षाएं आने वाली हैं, इसके लिए कुछ क्वेश्चन सीरीज कराई जा रही हैं, जिनको आप लोग बखूबी प्रैक्टिस करिए। तो जब हम संविधान में क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न तो यही बनता है कि संविधान क्या है। दोस्तों, संविधान यानी किसी भी देश में सभी के लिए एक समान नियमों वाली प्रणाली, समान नियमों वाली व्यवस्था, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनैतिक विधाओं को हमारी सरकार के द्वारा उन सभी व्यवहारिक प्रयोगों को एक वैधानिक तरीके से नीतियों का निर्माण करके देश में लागू कराना, वही हमारा कानून है, जिसको हमारा देश में रहने वाला हर व्यक्ति उसको अपने हाथ में नहीं ले सकता है। उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, किस प्रकार से इन नियमों को लोगों से करवाया जाएगा, कौन इस पर नजर रखेगा। न्यायपालिका है, पुलिस फोर्स है। आपके द्वारा उन प्रणाली और उन सिस्टम, उन नीतियों के विधायी प्रक्रियाओं के अनुरूप यदि कार्य नहीं करते हैं तो दंडित किया जाता है। और जब देश आजाद हुआ तो देश को आत्मसंप्रभु कहा गया। दोस्तों, ये संप्रभुता दो प्रकार की है। एक तो है आत्मसंप्रभु, यानी भारत अपने भौगोलिक भूभाग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आदेश देने की अधिकारिता रखता है। यानी भारतवर्ष में जो भी रह रहा है, जो भी उसके भौगोलिक भूभाग में कहीं भी रह रहा है, सरकार को उसको आदेश देने की अधिकारिता। दोस्तों, ये क्या हुआ? आत्मसंप्रभु। दूसरे उसको एक प्राप्त है बाह्य संप्रभुता, मीन्स यानी भारतवर्ष को कोई भी विदेशी संस्था, व्यक्ति, राष्ट्र आदेश देने की अधिकारिता नहीं रखता। भारत के किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था को कोई भी आदेश देने की अधिकारिता नहीं रखता। यह है संप्रभुता। दोस्तों, अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों पे विचार करें। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, विचारणीय कुछ तथ्य होते हैं, उसमें आपकी राय मांगी जाती है। तो पॉइंट 1 में है समाजवादी, सेकंड है प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। आपको 1, 2, 3, 4 में चारों कंटेंट्स दिए हुए हैं और फिर कह रहा है सही शब्दों का चयन करें। यानी ऑप्शन ए में 3, 1, 4, यानी सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। दूसरे 3, 4, 1, यानी अब आपको पता चलना चाहिए इन 3 में से कौन है। तो क्या होगा?
इसमें से आपका 1946 में जो हमारी संविधान सभा बनी और संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया, उस संविधान में एक प्रस्तावना दी गई। क्या दिया गया? प्रस्तावना दी गई, और प्रस्तावना को हमारे संविधान की आत्मा कहा गया है, हमारे संवैधानिक स्ट्रक्चर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। और उसमें अब तक केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है, एक बार संवैधानिक सुधार हुआ है, एक बार संशोधन हुआ था उसमें। वो कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। क्या? समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, और हमारी इसी प्रस्तावना के 6वें पैरे में अखंडता शब्द जोड़ा गया। यानी 1976 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह काम किया। तो ये तीनों शब्द, कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्दों का आकलन मैंने बताया। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष पैरा 1 में जोड़े गए, और अखंडता आपका जोड़ा गया किसमें? 6वें पैरे में। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हो गया। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार मिला? यानी संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार उसको अपने संविधान का कौन सा अनुच्छेद पावर देता है? दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 3 देता है। अनुच्छेद 3 देता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति और किसी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को देने की शक्ति हमारे अनुच्छेद 3 में है। लेकिन किसी विदेशी राज्य को जो हम भूभाग देते हैं उसको एक साधारण प्रक्रिया के तहत नहीं दे सकते हैं। उसको अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन करके दिया जाता है। जैसे बेरूवाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया। बेरूवाड़ी क्षेत्र एक समझौते के तहत संविधान संशोधन करके नवा संविधान संशोधन किया गया था। क्या किया गया था? नवा संविधान संशोधन किया गया था 1960 में, और वो पारित करके पाकिस्तान को दिया गया था बेरूवाड़ी क्षेत्र। और उसके बाद आप देखते हैं मोदी सरकार में, मोदी की पहली लोकसभा में, पहले कार्यकाल में, यानी 2015 में बांग्लादेश को 100वें संविधान संशोधन के तहत 100वें संविधान संशोधन, बात याद रखिए, पाकिस्तान को जो दिया गया बेरूवाड़ी, कौन से? 90वें संविधान संशोधन से। 1960 की बात है। लेकिन जब 2015 में मोदी के द्वारा बांग्लादेश और भारत की कुछ समस्याओं का हल करने के लिए उस गलियारे का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में दिया गया, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा बफर क्षेत्र था जिनके लोगों को
न भारत को नागरिकता थी, न बांग्लादेश की नागरिकता थी। समस्याएं चलती जा रही थी, लोगों का नुकसान हो रहा था, और इसके लिए सामरिक दृष्टिकोण की भूमिका निभाते हुए भारत ने कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान करके उनकी व्यवस्थाओं को खत्म किया, जिससे कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वो भी अब कह सके कि मैं भारत का हूं, और वो कह सके कि हम बांग्लादेश के हैं। इसलिए 100वें संविधान संशोधन करके 2015 में एक छोटा सा गलियारा बांग्लादेश को हैंड ओवर किया गया। इसी के साथ अगला आपका प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से कौन शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? वही पहला प्रश्न है, कौन सा? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, क्योंकि फर्स्ट कंटेंट में आपका समाजवाद दिया हुआ है, सेकंड में ग्राम स्वराज दिया हुआ है, तीसरे में पंथ निरपेक्ष दिया हुआ है, और चौथे में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दिया है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं। 1 के 4 भी बन सकते हैं, 4 का 1 भी बन सकता है। लेकिन जब आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे तो हर एक प्रश्न को बाखूबी निकालते हुए चले जाएंगे, हल करते हुए चले जाएंगे। तो यहां पर समाजवाद अभी सुन चुके हैं, पंथ निरपेक्ष सुन चुके हैं, दो ही ऑप्शन है आपका, तो क्या हो जाएगा? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, क्या है? भारत एक गणतंत्र है। हम सब जानते हैं भारत एक गणतंत्र से परीक्षा में पूछा जाएगा, आप क्या लिखेंगे? अब मेंस में तो अपने आप लिखना होगा, लेकिन यहां पर जब आपकी वैकल्पिक एग्जाम होगा तो उस समय आपको दिए हुए ऑप्शनों में से आपको एक चुनना होगा, और उसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है नंबर 1, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास। क्या गणराज्य है? तो पहला इन्होंने दिया सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास। दूसरा आपको ऑप्शन दिया है भारत में संसदीय शासन नहीं है। तीसरा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और चौथा, भारत राज्यों का संघ है। देखिए, कंटेंट सब सही है, लेकिन इस प्रश्न के लिए सही नहीं। सारी बातें हमारे संविधान में हैं, लेकिन जब गणतंत्रात्मक प्रक्रिया की बात आती है तो वहां पर होगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ब्रिटेन की तरह राष्ट्रपति काम करेगा उसके क्राउन के तहत, लेकिन ब्रिटेन में वंशानुगत शासक है, बट भारत में नहीं। भारत में जनता के द्वारा, गणों के द्वारा राष्ट्रपति का चयन होता है। यह अलग चीज है कि राष्ट्रपति का चुनाव हम एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा करते हैं। वो हमारी एक प्रक्रिया है कि हम अपने राष्ट्रपति को कैसे चुने, लेकिन वो वंशानुगत नहीं है। हर 5 साल में चुनाव होगा, कोई भी आदमी अपना फॉर्म फिलअप करेगा, जो हमारे सांसदों का अनुमोदन करके आगे फॉर्म सबमिट होगा, और इस चुनाव में जो विजयी होगा वो राष्ट्रपति बनेगा। तो यही एक जो कंटेंट है, यही एक कड़ी है, यही बताती है कि हम गणतंत्रात्मक हैं। भारत एक गणतंत्र है, बाकी तो भारत राज्यों का संघ है। अंतिम शक्ति जनता के पास है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सब अलग अलग कंटेंट्स हैं, अलग अलग चीजों की अपनी महिमा मंडप कराते हैं। लेकिन यहां पर आपका यह प्रश्न होगा, क्या वंशानुगत शासन नहीं है? यानी हर बार कोई भी राष्ट्रपति फॉर्म भर करके इलेक्शन में आ सकता है और चुना जा सकता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, यह उसकी पहली अहर्ता है।
35 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, ये उसकी आदत है। पागल या दीवानिया नहीं होना चाहिए, ये उसकी आदत है। बाकी कोई भी हवा सिंह, तलवार सिंह, लखन सिंह, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है यदि वो हमारे सांसदों के एक अनुमोदन सिस्टम के बाद हमारे निर्वाचन प्रक्रिया में विजयी होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किससे आरंभ होती है? अब देखिए क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। कह रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ये निहित है, ये शुरू हुआ इसलिए है। कैसे? प्रजातांत्रिक शब्दों में से, जनता के जनतंत्र शब्दों में से, जनता के लोकतंत्र शब्दों में से, या फिर हम भारत के लोग शब्दों में से। तो दोस्तों, हम भारत के लोग, ये शब्द लौकिक सार्वभौमिकता का एक जीता जागता उदाहरण है। क्या? हम भारत के लोग, इससे शुरू होती है हमारी प्रस्तावना। तो क्या है प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विकास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिरक्षा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ईतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये आपकी प्रस्तावना है। आप देखिए इसमें किस तरीके से आपको दोबारा सुनना है तो आप इसको बैक करके आराम से छोटा छोटा करके सुन सकते हैं और आप लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया था प्रथम पैरा, छठा पैरा सब आप इसमें जोड़ सकते हैं, सारा कुछ मेंशन है। तो हम भारत के लोग शब्दों में से शुरुआत हो गई तो लौकिक सार्वभौमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सही है? आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द। क्या? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगला कंटेंट, उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। अब आप देख लीजिए, अभी आप वही पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना भी बताई, पहले भी बताया कि हमारा जब 1946 में संविधान सभा गठित हुई और संविधान बनकर के तैयार हुआ तो उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता जैसे शब्द नहीं थे। वही यहां पर पूछा गया है तो ये आपका कंटेंट्स नंबर 1 सही होगा। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, क्योंकि जो संविधान बना था उसमें ये था ही नहीं, उसमें इसके अंग नहीं थे। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कल्याणकारी राज्य के का उद्देश्य। दोस्तों अगला प्रश्न है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। अब आपको देखिए इसमें ऑप्शन कैसे बनाए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्या? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना।
देश में अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। दूसरा कंटेंट है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। क्या? कमजोर लोगों के कल्याण का प्रबंधन करना। और थर्ड कह रहा है क्या? सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। और फोर्थ कह रहा है उपरयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, उपरयुक्त में से कोई नहीं हटा दीजिए, हो ही नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता है। दूसरी चीज आप इसको हटा सकते हैं, नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। केवल राज्य का काम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना तो थोड़ी, बहुत कुछ है। इसका मतलब क्या होगा? इतना बड़ा देश है, लोक कल्याणकारी है, कल्याणकारी राज्य का जो समावेशन है किन शब्दों से उद्धृत होता है। अब देखिए, कमजोर लोग या कुछ लोगों के कल्याण की बात करना तार्किक नहीं है। तो क्या होगा? अधिकतम जनसंख्या के लिए कल्याण का कार्य करना। तो आपका जो पहला ऑप्शन है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण करना, यानी अंतिम अवसर तक सेवा करना, यही तो कल्याणकारी की भावना है। केवल सेवा का उद्देश्य लाभ का उद्देश्य नहीं है। इसीलिए हमारा बजट हरदम घाटे में बनता है। लोगों को उस तक लाभ पहुंचाया जाए। कैसे लाभ पहुंचाया जाए? आज आप जानते हैं, जब व्यक्ति अपनी मां के गर्भ में आता है, उसी पल से गवर्नमेंट की सेवा शुरू हो जाती है। उसी पल से सरकार का काम शुरू हो जाता है। कैसे सेवा करता है? गर्भवती महिला हुई नहीं कि अस्पताल जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, इंजेक्शन लगवाइए, सारी दवाई मिलेंगी, डिलीवरी होगी, पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट सारी सेवा सुनिश्चित कर रही है। इसके बाद आप देखते हैं 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, किताबें दे रही है, खाना दे रही है, निःशुल्क शिक्षा दे रही है। उसके बाद आप देखते हैं स्कॉलरशिप देना। फिर आप देखते हैं जो बेरोजगार हो गए, विकलांग हो गए, उनको पेंशन देना, उनको सुविधाएं देना। बेरोजगार हो गया तो उसको नीति निर्देशक तत्वों के तहत बेरोजगारी भत्ता देना। असाध्य रोग हो जाते हैं तो उनके लिए सरकार एक सिस्टम मुहैया कराती है, उसको धन देती है, उसकी व्यवस्था करती है, इलाज करवाना। गरीब बेटियों की शादी के लिए पैसा देना, शादी करवाना। ग्राम समाज की जमीन, जो हमारे जिनके पास भूमिहीन है उनको जमीन देना। स्कूल कॉलेज बनवा रहा है, उसमें अतिरिक्त धन देना। और उसके बाद वृद्ध हो गए कोई देखने वाले तो वृद्धावस्था पेंशन देना। विधवा हो गया देख रेख नहीं तो विधवा पेंशन देना। और उसके बाद कोई नहीं है तो वृद्धा आश्रम में उसकी सेवा कराना। और दोस्तों यही नहीं, अगर कोई उसका अंत्येष्टि संस्कार करने वाला नहीं है तो उसका अंत्येष्टि संस्कार कराना। यह हमारी सरकार का काम है। तो सरकार लोक सेवक, इसीलिए नौकरशाहों को लोक सेवक कहा गया है। लोक सेवा की भावना चेहरा देख के काम करना नहीं है, हर एक को एक तराजू में तौलना काम है। हर एक आदमी अगर उस मापदंड में आ रहा है उसकी मदद करना है, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो। तो ये क्या हुआ? यही है कल्याणकारी राज्य, यानी अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? आपको पहला कंटेंट दिया जा रहा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरा दिया जा रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नहीं ना, नहीं ना पहला ना दूसरा। और दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर से सुनिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं ना, नहीं, क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। गंभीरता से क्या है? क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये आपका कंटेंट्स होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? आपको 4 कंटेंट्स दिए गए हैं, कौन तार्किक है, कौन सही है, उसके बारे में बताना है। सुनिए, पहला क्या है? सामाजिक समानता। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। क्या कह रहा है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। पहला कंटेंट्स नहीं, तार्किक सही नहीं है ना, क्योंकि समाहित है उसमें। दूसरा, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान है। देश में पहले से सामाजिक समानता कहां विद्यमान थी? गलत। अगला क्या है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। हमारे संविधान में सारगर्भित है, हमारे संविधान में उसको लिपिबद्ध किया गया है, उसमें जगह दी गई है। तो दोस्तों यही सही होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं था। अब आप जरा सुन लीजिए कौन कौन से शब्द हैं? बंधुत्व, संप्रभु, समानता और अखंडता। दोस्तों देखिए, इन प्रश्न में इतनी बार आएगा कि ये प्रश्न आप कभी गलत नहीं कर सकते हैं। आपको बाखूबी मैंने वहां जड़ तक बताया था कि अखंडता 6वें पैरे में था, पढ़ के भी सुनाया। और पहले में क्या है, 6वें पैरे में क्या है? तो ये क्या है? क्या होगा इसमें? अखंडता सम्मिलित नहीं थी, क्योंकि वो 76 में सम्मिलित थी। 42वें संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी संविधान कहते हैं, बहुत सारा बदलाव हुआ था। राष्ट्रपति की शक्तियों में बदलाव हुआ था। राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या बदलाव हुआ था? पहले अनुच्छेद 74 के अनुसार यह कहा गया था, राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वयं व अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से करेगा। लेकिन बाद में कुछ ऐसी दशाएं आई, पूर्ण रूप से संसदीय प्रणाली के पक्षधर के लोग, जो राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां थी, जो कभी कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में देखी गई हैं, तो वाकई कभी राष्ट्रपति उन शक्तियों का इस्तेमाल न कर पाए, इसलिए 74 में कह दिया गया, राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपनी मंत्रिपरिषद के अनुसार करेगा, उनका संपादन मंत्रिपरिषद के आधार पर करेगा, यानी मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी उसके अनुसार होगा। यहां पर उसको लयबद्ध कर दिया गया। और जब इस पे कहा गया कि राष्ट्रपति कठपुतली हो गया, रबर स्टैंप हो गया, तो उसके बाद जो हमारा 44वां संविधान संशोधन होता है 78 का, गैर कांग्रेसी सरकार थी और उसमें पुनर्विचार की पावर दे दी गई। राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए पावर दे दी गई कि अगर वो संसदीय नीतियों से संतुष्ट नहीं है तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। लेकिन
अगर मंत्रिपरिषद ने उस पर कोई विचार नहीं किया और यदि उसे वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो हमारे राष्ट्रपति को उसको पारित करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, क्योंकि उसको बता दिया गया है, उसमें कानून में परिवर्तन कर दिया गया कि वो अपने कार्यों का निष्पादन मंत्रिपरिषद के सहयोग से करेगा। और मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो पीएम होता है। इसीलिए कहते हैं कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति की सारी व्यवहारिक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है। शक्तियां तो बहुत है राष्ट्रपति, लेकिन चाहे वो विधायी शक्तियां हों, चाहे वो न्यायिक शक्तियां हों, चाहे कार्यपालिका की शक्तियां हों, हर शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही तो करता है। व्यवहारिकता में सारी राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। प्रधानमंत्री राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। उद्देश्य का संविधान का भाग है, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है। ऐसा किस वाद में है? तो क्या हो गया? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में यह क्लियर किया गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अब देखिए, कोई सोचता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में से क्वेश्चन बनेगा। अब आप देखिए, मैं कहता हूं ना, किसी भी जगह से प्रश्न आपको बनाया जा सकता है। आपका कंटेस्ट दिया संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है, और इसमें लिखा है अध्यक्षात्मक सरकार है। दोस्तों, संघात्मक भी है, न्यायपालिका स्वतंत्र भी है, और संसदात्मक सरकार भी है, क्योंकि संसदीय प्रणाली ही है। संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनेगा। राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख माना गया है। लेकिन अनुच्छेद 74 के तहत अब यहां पर संसद, यानी उसकी राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद सशक्त है, और वो अपने अनुसार, अपनी राय के अनुसार राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा अपनी मंत्रिपरिषद के सहयोग से करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जो हमारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लोकसभा का, उसके सबसे बड़े दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कराता है, उसी को आमंत्रित करता है। और जो सबसे बड़े दल का प्रमुख नेता होता है, वही प्रधानमंत्री के लायक होता है और वही प्रधानमंत्री बनता है। और सारी राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। उसी के कहने पर, सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्री बनाता है, और उसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्री से हटाता है। तो यहां पर देखते हैं, संसदीय प्रणाली है लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है। अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका में लागू है। आप देखिए, वहां राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, सारी शक्तियां उसके पास होती हैं। प्रधानमंत्री का तो नाम भी नहीं है। कभी कभी प्रश्न आता है, किस देश के प्रधानमंत्री की
कभी फोटो नहीं छपती? किस देश के प्रधानमंत्री की कभी फोटो नहीं छपती? वो कौन सा है? अमेरिका है। तो अपने यहां अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है, यह हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा राज्य सबसे निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? जो 4 शब्द दिए हुए हैं, क्या? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। इसमें महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? क्या होगा? संप्रभुता, जो आपकी प्रस्तावना में निहित है, उसके दर्शन में सारगर्भित है। और मैंने बताया भी व्याख्या करके कि भारत आत्मसंप्रभु देश है। उसके बाद 2 प्रकार की संप्रभुताएं हैं। आंतरिक संप्रभुता, अपने देश के भौगोलिक भूभाग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आदेश देने के अधिकार था। और दूसरा बाह्य संप्रभुता, यानी भारत के किसी व्यक्ति, किसी संस्था या देश को कोई भी बाहरी व्यक्ति, संस्था या कोई देश अधिकार देने की अधिकार नहीं रखता। ठीक है, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, वो क्या है? वो इस तरह से है कि कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बता रहा है? मौलिक अधिकार बता रहे हैं, या संविधान की प्रस्तावना बता रही है, या नवी अनुसूची बता रही है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व बता रहे हैं? दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष बताने वाला और कोई नहीं, उद्देश्य का है, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं, उद्देश्य का कहते हैं। आ जाते हैं, अगला प्रश्न है, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उसकी व्याख्या की गई है किसमें? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में। यही उत्तर है, मैं आपको फालतू के ऑप्शन नहीं बता रहा हूं। क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, वो किसमें निर्मित है? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। आप जानते हैं मौलिक अधिकार किसमें दिए हुए हैं? भाग 3 में। भाग 3 में 12 से लेकर के 35। और उसके बाद भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व 36-51। और फिर 4 में मौलिक कर्तव्य 111 है। पहले 10 थी, उसमें 1 जोड़ दिया गया, कितने हो गए? 11 हो गए। तो ये प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्यों की बात कही गई है, वो इनसे सत्यापित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? अब आप देखिए, आपको उत्तर क्या दिए गए हैं? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक समानता। देखिए, सारी स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन आर्थिक समानता उसमें नहीं। ये सत्य नहीं है। वास्तव में आर्थिक समानता जानते किसमें नहीं थे? सामाजिक न्याय में। किसमें? वो सामाजिक न्याय के अंतर्गत सारगर्भित है। नेक्स्ट,
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से नहीं थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और क्या? खंडता। वो शब्द बाद में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता। महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करना, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता पहुंचाना। यानी ये सभी हैं, ये सभी आमुख है। न्यायालय में लागू नहीं होता, महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्माण में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव हैं। क्या कह रहा है? सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत माना जाता है। सार्वभौमिकता। क्या? सार्वभौमिकता। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, भारत। दोस्तों, ये भारत की अपनी निषाद है, ये भारत की अपनी एक अहम प्रक्रिया है। स्वयं भारत ने इसको शुरू किया है, किसी और देश से अनुप्राणित होकर के इसका चयन नहीं किया है, किसी अन्य देशों के संविधान से इसको अधिग्रहित नहीं किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके समक्ष, भारतीय संविधान में क्या? भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, और किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि भारत में बहुत सारी विशिष्टताओं को अनेक देशों के संविधानों से लिया गया है। जब हमारी संविधान सभा बनी, प्रारूप समिति बनी, तो आप जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति का पहले से ये आयाम रहा है कि दोस्तों, किसी की अच्छाइयों को ग्रहण करो, उसकी बुराइयों को ग्रहण ना करो। तो जब हमारा अपना संविधान हुआ तो पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन किया गया, और उनमें से जो अच्छी चीजें थी, जो बेहतर चीजें थी, उनको भारत ने आत्मसात किया। बहुत सारी चीजों को बहुत सारे देशों से लिया। ये नहीं कि तो दूसरे देश का है, उसमें लागू तो हम नहीं लेंगे, नहीं, अगर उसकी अच्छाई तो उसको ग्रहण किया। और आप देखते हैं, इसीलिए भारत का संविधान विश्व के संविधानों में से सबसे बड़ा है। हमारे भारत की पहली विशेषता होती है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान। तो इस तरीके से जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। जैसे संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है। इसी तरीके से नीति निर्देशक तत्व इससे लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? अमेरिकी परिसंघ और भारतीय परिसंघ में कौन समान रूप से पाया जाता है?
एक ही नागरिकता, अमेरिका में 2 नागरिकता है, यहाँ एक ही एकल नागरिकता है। संविधान की 3 सूचियां, इसमें भी नहीं है। दूसरा, न्यायपालिका की द्वैतता, ये भी नहीं है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, क्या? परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये कॉमन है दोस्तों भारत और अमेरिका के। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली गई है? समवर्ती सूची कहां से लिए गए हैं? जैसे अभी नीति नियंत्रक तत्व के बारे में बात कही थी, यहां पर प्रश्न है समवर्ती सूची कहां से ली गई है? दोस्तों हमारे 7वीं अनुसूची में शक्ति पृथकीकरण के तहत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जहां पर संघ और उसके बाद राज्य हैं, सबकी अलग अलग विधाएं हैं, शक्तियों का पृथकीकरण दिया गया है। तो कुछ मुख्यतः संघ की सरकार करेगी, केंद्र के हैं, संघीय विषय हैं। तो कुछ राज्य के हैं कि राज्य की सरकार चुनी जाएगी तो वो अपने कार्यों को निष्पादित करेगी। लेकिन जहां राज्यों का संघ है वहां एक समवर्ती सूची भी है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें राज्य और केंद्र समय अनुसार अपने कानूनों को निर्मित करके देश को, राज्य को चला सकती है विभिन्न परिस्थितियों में। तो ये समवर्ती सूची कहां से ली गई है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है? विधि का शासन कहां से लिया गया है? दोस्तों विधि का शासन कहां से लिया गया है? तो विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। वहीं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? देखिए विधि का शासन तो इंग्लैंड से लिया गया है। देखिए बहुत बारीक चीज है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? वो जापान से ली गई है। कहां से ली गई है? जापान से। और जापानतम प्राचीनतम राजतंत्र है, विश्व का प्राचीनतम राजतंत्र जापान माना जाता है। ये आपको अलग से प्रश्न बताया। दूसरा, आपका राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहां का है? ये कनाडा का है। दोस्तों ये सब चीज तब पता चलती है जब केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार नहीं है। और जब हमारा राज्यपाल, जानते हैं राष्ट्रपति का अभिकर्ता है, राष्ट्रपति का एजेंट है, उसी की इच्छा स्वरूप यहां पर काम करता है। तो आप देखते हैं कि जब उस सरकार के ताना बाना में थोड़ा मेल नहीं खाता है तो सारे विधेयक को, कई विधेयक को रोक सकता है। किसके लिए? राष्ट्रपति से विचारार्थ के लिए, कि राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, उसका विचार करेंगे। देखिए हर चीज को जब व्यवहारिकता में लेंगे तो वो याद करने के लिए आसान रहेगा, आपके दिमाग में उतरा रहेगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो दोस्तों मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। वहीं आपात प्रबंध कहां से लिए गए हैं? आपात प्रबंध दोस्तों जापान से लिए गए हैं, सॉरी जर्मनी से लिए गए हैं। जो आपात प्रबंधन है वो कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व मैंने पहले ही बताया कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कहां हुआ? क्या
लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कहां से हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कहां पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ है। कहां? लोकहित के मुकदमों की संकल्पना। दूसरा एक प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहां से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत में है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यानी आप देखते हैं कि हमारी अदालत के किसी भी जज को अपने आदेश को पलटने का अधिकार नहीं है। क्या है? कोई भी जज, कोई भी अदालत यदि वो फरमान जारी करती है दोस्तों, उसको वो बदल नहीं सकती है। उसके अगेंस्ट में आप चुनौती, आप रिट उसके अपर न्यायालय में देते हैं। तो ये यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पहले तक सबके पास यही एक मूलभूत तरीका है कि कोई भी अपने आदेश को पलट नहीं सकता, बदल नहीं सकता। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास ये पावर है कि अपने ही दिए हुए आदेश को वो तत्काल बदल सकता है, इसलिए कि किसी को वास्तव में न्याय मिले। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ खामियों की वजह से गलत आदमी को सजा दे दी जाए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है, वो तुरंत अपनी न्याय को बाखूबी सुंदर बनाने के लिए, न्याय को सर्वोपरि महत्व देने के लिए वो अपने फैसलों को बदल सकता है। अगर ये शक्ति निचली अदालतों को दे दी जाती तो शायद भ्रष्टाचार ज्यादा हो सकता था, शायद उस पावर का दुरुपयोग हो सकता था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अगर ये पता करे, ये उसको पता चल जाए कि अभी सुबह 5 बजे जिसको फांसी पे लटकाया जाना है वो निर्दोष है, तो फंदे में लटकने से पहले भी उसे एक छोटे से फरमान के द्वारा उसकी फांसी को उससे रोक सकता है। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। जैसे कि हमारा न्याय वाकई सर्वप्रमुख हो, न्याय में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? दोस्तों कहां से है? कनाडा से है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो मैंने बताया है वही न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरीक्षण, यानी अमेरिका। इसके बाद कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? संविधान की संघात्मक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। सत्तावादी सरकार इसका तत्व नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? क्या कहा गया? संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया, यानी विधिवत व्यवस्था की गई है। वो किसने कहा है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति और राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। तो कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मैंने ये बताया इस वीडियो में हमारे संविधान के
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो वास्तव में संबंध रखते हैं हमारी प्रस्तावना और हमारे लगभग भाग 1 से, कह सकते हैं कि प्रस्तावना के दर्शन से संबंधित मैंने प्रश्नों की श्रृंखला डिस्कस की है। अगर यह प्रश्न बाखूबी आप तैयार करते हैं तो इससे कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। लेकिन आपने प्रैक्टिस कितनी की, सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा। पढ़ाया हुआ सब आएगा, बताया हुआ सब आएगा, ये उसको समझ आएगा जो वास्तव में वीडियो सुनेगा, समझेगा और पूरा देखेगा। जब तक आप अपनी पढ़ाई को संरचनात्मक प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेंगे, रचनात्मक और तकनीकी तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप इसको प्रथम उद्योग नहीं मानेंगे, तब तक आपको इससे लाभ नहीं होगा। आप लोगों को हर तरीके से सुविधाएं दी जाती हैं, हर तरीके से आपको सामग्री अब तक पहुंचाने का सभी लोग प्रयास करते हैं। हम क्या पता नहीं कितने प्रकार के वीडियोस पड़े होंगे, लेकिन आप उनका फायदा कैसे उठाते हैं, इस पर डिपेंड करेगी आपकी सफलता। तो अगर कुछ लक्ष्य हासिल करना है, बखूबी पूरे वीडियो को पढ़ना है, सुनना है। कुछ हमारे संस्थान के भी छात्र हैं, इससे पता चलता है कि आप पढ़ने में कितना आतुर हैं, आप अपने भविष्य के प्रति कितना सचेत हैं। अपने समय को जाया न करें, ये बार बार समय मिलने वाला नहीं है। एक निश्चित समय के अंदर ही आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज फिर सरकारी नौकरी तो आपको मिलने वाली नहीं। और प्राइवेट नौकरी तो आप जानते हैं, सर्विस, यानी जैसे वहां प्रधान राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत लोग काम करते हैं, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति उनको पोस्ट देता है, पोस्ट से बेहतर करता है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर उसको तो फिर भी कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, लेकिन यहां पर तो सर्विस यानी सर की इच्छा नहीं तो नौकरी गई। तो इसलिए अगर सरकारी नौकरी अगर पाना चाहते हैं तो इसमें केवल आपको तन मन से मेहनत करनी होगी दोस्तों, और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा जो आपको करोड़ों टाइम्स रिटर्न्स देगा। एजुकेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सारे इन्वेस्टमेंट से अलग है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इसका विराम देते हैं। धन्यवाद।